हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो है हमारा वीडियो एकदम तड़कता भड़कता एकदम नया वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है इसमें रिपीट टेलीकास्ट करने वाले हैं। वो कैसे? वो इस प्रकार की जो वीडियो चलेगा, ये एकदम फुल कॉन्सेप्ट। आज एक ही मैराथन होगी और लंबी होगी, ठीक है। आइए इसको खत्म करते हैं आज। ठीक है? आइए आज हम भारत के बारे में पूरा संपूर्ण ज्ञान एक बार में लेते हैं। चलिए, तो हमारा भारत देश, हम जानते हैं हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में लोकेटेड है। और हमारा भारत देश विश्व में जो भूमध्य रेखा जाती है, उस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। ठीक है। उत्तर में कितने डिग्री पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है। इसे यही कैसे समझते हैं, पहले से यही समझ लेते हैं। ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा और अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक है। यहीं से ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। उसका इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, जानते हैं। तो हमारा भारत देश यहाँ पर लोकेटेड है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, ऐसे। ठीक। ठीक। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं। ये जितनी भी रेखाएं होंगी सब लेटी होंगी। इसके 1 डिग्री ऊपर से एक रेखा जाती है, इसकी 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री ऊपर से एक रेखा, ऐसे ऐसे करते करते इसके ऊपर 90 रेखाएं जाती हैं और उसी तरह इसके नीचे भी 90 रेखाएं जाती हैं। तो 90 90 कितनी हो गई? 180। और ये बीच वाली रेखा ले लिया जाए तो 181 हो गई। ठीक है। 181 रेखाएं। अगर अक्षांशों की बात करें तो कितनी है? अक्षांशों की बात की जाए तो वो है 181। लेकिन अगर यहीं पर रेखाओं की बात की जाए तो क्या? रेखाओं की, तो रेखाओं की बात की जाए तो वो 179 है। ठीक है, दो रेखा कम हो जाती है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि देशांतर रेखा की, उसे जीएमटी भी कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। वो कैसे कहते हैं, आइए से समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं इसे जीएमटी कहा जाता है, देशांतर रेखा, इसे इसे समझ लीजिए। ठीक है, इसे ग्रीनविच मेन टाइम या देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इस रेखा के आधार पर हमारा भारत देश पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों के आधार पर हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है, तो दोनों के आधार पर हमारा भारत देश उत्तर पूर्व में स्थित है या पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है। अब हम अक्षांशों की बात कर लें तो अक्षांश, हमारे भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये रहा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। देखिए यहां से शुरू होगा। ठीक, उत्तरी अक्षांश से जितना उधर जाएंगे उत्तर की हो जाते जाएंगे। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बार बार उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इधर से जितना ऊपर जाएंगे वो उत्तर की ओर ही जाते जाएंगे, इसलिए उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये देशांतरी विस्तार है हमारा, क्योंकि ये देशांतर रेखा ना, देशांतरी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार की बात करें हम, देशांतरीय विस्तार, हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी पूर्व है, ये भी पूर्व है, तो पूर्वी देशांतर रहेगा ना, इसलिए पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये तो रहा हमारे भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। एक ट्रिक है, क्या नाम है उसका? कि
रुक। चीन अब आया भारत। रूस से हो गया, रूस का से हो गया कनाडा। ठीक। ची से चीन तो ही है। आ से अमेरिका। ब्रा से ब्राजील। यही बात कीजिए, आया से ऑस्ट्रेलिया। और सातवां भारत है। ठीक है। अगर बात कर ली जाए कि आठवां बड़ा देश तो कौन सा है, तो आठवां बड़ा देश, आठवां बड़ा देश अर्जेंटीना है। ठीक है। आठवां बड़ा देश अर्जेंटीना है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अगर यहीं पे बात कर ली जाए कि अच्छा इसको लाख में बताइए, तो क्या बताओगे आप, 32.8 लाख। कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ये तो हो गया। ठीक। अगर इसकी बात की जाए कि भैया जी सातवां स्थान तो है, हम ये जान लिए, लेकिन ये विश्व का कितना परसेंट है, तो ये विश्व का टू, इसमें लिख लीजिए, यह विश्व का 2.4% है। जनसंख्या के आधार पर भारत देश का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है चीन। लेकिन यहीं पर एक रिपोर्ट आई थी यूएन। ठीक है। यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले स्थान पर आ जाता है और चीन दूसरे स्थान पर आ जाता है। ठीक है। हमने तो जान लिया भारत के इन मुख्य मुख्य पॉइंटों को। ठीक है। अब भारत के कुछ राज्य वगैरह की बात कर लेते हैं कि भारत का राज्य कितना है, कितना है, हा? कि कौन सा राज्य किस तरफ आता है, लद्दाख क्या है, ये सब चीजें। ठीक है। तो समझ लेते हैं, पहले भारत में कितने राज्य हुआ करते थे, 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटी जिसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है। लेकिन एक परिवर्तन किया गया था, क्या, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। कौन सा परिवर्तन किया गया था, एक किया गया था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। ये एक था क्या, स्टेट था, हुआ करता था, राज्य। ठीक है। इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक। पहला बना क्या, लद्दाख, और दूसरा क्या बना, जम्मू कश्मीर। ठीक। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख के पास कोई विधानसभा नहीं थी और जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा दी गई। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा दी गई। तब हमारे पास जब ऐसा हो गया तो ये दोनों क्या थे, यूटी थे, यूनियन टेरिटरी, यूटी। ठीक है। यूनियन टेरिटरी, ये दोनों, एक राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया तो एक राज्य खत्म हो गया और 2 यूटी बढ़ गया। तो इसकी वजह से कितने हो गए, 28 राज्य और 9 यूटी हो गए। लेकिन यहीं पर एक है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर दिया गया, मतलब एक कर दिया गया। तो कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक कर दिया गया। ठीक है। तो क्या हो गया, अब हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, अगर ऐसी बात है तो एक राज्य की बात और कर लेते हैं हम। यहीं पर एक राज्य है सिक्किम। कौन सा, सिक्किम। सिक्किम कभी अपने भारत देश का राज्य था ही नहीं, कोई हिस्सा ही नहीं था। सिक्किम एक अलग देश था, वो स्वतंत्र था। ठीक है। लेकिन एक चाइना वालों ने जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो क्या हुआ कि चाइना वालों ने जब उनका उन पे कब्जा किया तिब्बत पर, तो सिक्किम डर गया
कि भैया जी क्यों डर गया, क्योंकि चाइना वालों ने तिब्बत वालों के ऊपर दुर्व्यवहार किया, किसी को कहीं भेज दिया, एक परिवार के लोगों को किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, तो इसकी वजह से वो डर गया। और इसके डर जाने की वजह से क्या हुआ कि सिक्किम वाले जो है भागते हुए आए भारत के पास। उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो भारत के अन्य राज्यों को मिले हैं, ठीक है, या अन्य राज्यों को, या अन्य क्या कहते हैं संविधान का जो जितना भी मतलब कि उद्देश्य है, जो भी चीजें हैं, जो भी नीतियां हैं, जो सब पर लागू होती हैं वही आप पर लागू होंगी, जो भी फायदा या नुकसान जो है वो सारी चीजें आपको भी दी जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो मान गया, लेकिन वो माना नहीं था, एक बार की नहीं माना था। वो पहले बनाया, संविधान में एक संशोधन किया गया था 35वां संशोधन, जिसमें 2 का ए। तो ये क्या बना था, एक सह राज्य बना था। कौन सा सह राज्य? सिक्किम। लेकिन जब फिर 36वां संशोधन किया गया, ठीक है, 36वां संशोधन किया गया, तो कौन सा 1974 को, तो इसे जो है 35वां संशोधन जब किया गया था तो 1974 को किया गया था, और 36वां संशोधन जब किया गया था तो 1975 को किया गया था। तो ये जो है जब 36वां संशोधन किया गया तो इसे पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया गया था, तब ये क्या बन गया, एक पूर्ण राज्य बन गया भारत का, ठीक है, 36वां संशोधन करने के बाद। तो ये कब हुआ था, तो 16 मई 1975 को, ठीक है, 16 मई सन 1975 को भारत का एक राज्य और बन गया। इसे 22वां राज्य कहते हैं। कौन सा? सिक्किम क्या बना था, 22वां राज्य। सिक्किम 22वां राज्य बना था, ठीक है। और यहीं पे बात कर लेते हैं अब कि अब हम भारत के थोड़ा अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है भारत का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल तो हमने जान लिया, लेकिन भारत की अब सीमा जान लेते हैं। तो भारत की जो अंदर से अंदर तक की सीमा है, देखिए यहाँ पर है लद्दाख, ठीक है। अगर हम भारत के सबसे उत्तरी किसकी बात करें, उत्तरी स्थान की बात करें, तो क्या है वो, ऐसे कहते हैं लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। लेकिन अगर यही कहीं हम बात करें भारत के सबसे उत्तरी राज्य की, तो वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। अगर यहीं पर कहें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो कहेंगे इंदिरा कौल। क्या कहेंगे? इंदिरा कौल, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे बात कर लेते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की या दक्षिणी राज्य की। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही पड़ता है यहाँ पर कन्याकुमारी। यहाँ पर क्या पड़ता है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इसी को केप कुमेरिन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केप कुमेरिन, ठीक है। ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे किनारे या सबसे दक्षिण में तमिलनाडु आता है, और यहीं पर अगर क्या कहते हैं पॉइंट की बात की जाए तो उसे कन्याकुमारी कहेंगे। कन्याकुमारी का ही पुराना नाम केप कुमेरिन है। अगर यही बात करें हम भारत का पूर्वी बिंदु, तो भारत का पूर्वी बिंदु या पूर्वी राज्य की पहले बात कर लेते हैं। तो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर अगर राज्य के स्थान पर हम क्या बात करें कि पूर्वी बिंदु क्या है, तो उसे कहेंगे वालांगू की बिथु। क्या कहेंगे? वालांगू की बिथु, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं पे अगर हम बात करें भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो पहले भारत का पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात। और यहीं पर स्थित है क्या, गुहार माता, ठीक। तो ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ही है, और ये पश्चिमी राज्य है, ठीक है, हमने जान लिया। अब यहीं से एक क्या कहते हैं, अगर यहाँ से हम देखें कि भारत की दूरी कितनी है, ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर यहीं पे बात करें भारत की पश्चिम से पूर्व की दूरी या पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है, जान लिया। अगर यहीं पे बात करेंगे भारत के तटीय सीमा की बात करें, देखिए यहां से पानी शुरू हो जाता है, ठीक है, ये सब पानी पानी है, ठीक है।
तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है, तो वो है भारत, यहाँ पे लिख लीजिए तटीय, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, तटीय सीमा। भारत की जो तटीय सीमा है वो है 11,098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर। यहीं पर अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा, तो ये कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर। ठीक, ये कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। और भारत के स्थलीय सीमा पर कितने देश आते हैं, तो भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं, आइए उन्हें भी नोट डाउन कर लेते हैं। भारत के असली सीमा पर 7 देश आते हैं, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। ठीक है, तो इसके लिए याद करने का एक सबसे आसान तरीका है क्या, बचपन में BA, यहाँ पे लिख लीजिए बचपन में BA। बी से हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। चा से चीन हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया। ठीक, उसके बाद ना से नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, माँ से म्यांमार, बी से भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। ठीक, ए से अफगानिस्तान। तो यहीं पे बात की जाए सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी सीमा लगती है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की, 4,096 किलोमीटर। यहीं पर अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो 106 किलोमीटर। ठीक, तो यह है भारत देश से लगने वाली सीमा। ये तो हो गई स्थलीय सीमा की। और तटीय सीमा पर कौन कौन आते हैं, तो तटीय सीमा पर आता है एक मालदीव और दूसरा आता है श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। ठीक, तो अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो असली सीमा और तटीय सीमा दोनों से लगते हैं, तो वो है भारत का कौन सा देश है, मतलब कि ऐसा कौन सा देश है जो असली सीमा और तटीय सीमा दोनों से लगता है, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। क्यों है, आइए उसे भी जान लेते हैं। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पे हमें स्थल से भी जा सकते हैं और जल से भी जा सकते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। देखिए इधर पाकिस्तान फैला हुआ है, पाकिस्तान हम यहाँ स्थल से भी जा सकते हैं, घूमकर जल से भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे देखा जाए म्यांमार, तो स्थल से भी जा सकते हैं और जल से भी जा सकते हैं। बांग्लादेश स्थल से भी जा सकते हैं और जल से भी जा सकते हैं घूम करके। ठीक है, ऐसे 3 सीमाएं हैं। यहीं पे बात की जाए अगर कि भारत देश का सबसे जो दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, तो एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक जगह है जिसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर एक क्या कहते हैं, एक बिंदु स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। कहाँ पर है, यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस स्थान पे इसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर क्या है, एक दूरस्थ दक्षिणी बिंदु स्थित है। ठीक है, ये भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु स्थित है। ठीक है, इसे हम जो है पिग्मेलियन बिंदु, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट या क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम बात कर लेते हैं भारत के जो ये राज्य हो गए, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सिर्फ एक राज्य से जिनकी सीमा लगती है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्य से लगती है, तो एक ये है मेघालय। मेघालय की सीमा सिर्फ असम से लगती है। ठीक है, वहीं पर अगर बात की जाए और दूसरा राज्य, तो दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम की सीमा सिर्फ एक राज्य से लगती है, वो कौन है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, और किसी देश से नहीं लगती है। तो अब हम बात कर लेते हैं GMT यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच मेन टाइम ये कहाँ से देखा जाता है, तो ये लंदन के समय से देखा जाता है। कहाँ से, लंदन के समय से। क्यों देखा जाता है भाई लंदन के समय से, क्योंकि वो जो है लंदन के समय से हमारा भारत देश का समय 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले यहाँ जान लेते हैं, इस तरफ है अरब सागर, क्या है, अरब सागर, और इस तरफ है BOB,
यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, यानी कि बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। इसे हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। इस तरफ क्या है, तो हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर अरब सागर, बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों एक जगह मिलते हों, तो उसे कहते हैं हम कन्याकुमारी, यानी कि तमिलनाडु। ये जो है ये तीनों इस स्थान पर एक साथ मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही हिंद महासागर के ही भाग हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके यहीं पर, कि ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो जिनकी सीमा अन्य देशों से लगती है, जो और देश से बनाते हैं सीमा। तो आइए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद आ जाता है असम, फिर उसके बाद आ जाता है क्या, मेघालय। उसके बाद आ जाता है त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ठीक है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा सब जान सकते हैं। यही पाकिस्तान को देखा जाए, जब इधर देख लिया तो इधर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। और यही बात कर लेते हैं हम, फिर इधर आ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे म्यांमार है, यानी कि बर्मा। इसे पहले बर्मा कहा जाता था। हमारा भारत देश एक छोटा भारत देश नहीं था। चलिए थोड़ा सीमा की बात कर लेते हैं हम। तो हमारा भारत देश छोटा नहीं था, ये टूट गया कई कई टुकड़ों में। इसे अखंड भारत कहा जाता है, ठीक है। एक है भारत के पहले थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कोई इन्हें ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहता था, ठीक है। क्यों कहता था, क्योंकि ये जो 552 रियासतें जो भारत देश में थी, इनको मिलाकर के एक करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं थी। चलिए, तो उन्होंने इस 552 रियासतों को मिला करके एक कर दिया गया। जब आप कभी गूगल के पन्ने पलटेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्य देशों में भी ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जिसको मिलाने में उन्हें सालों लग गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत ही कम समय लगा, जबकि इससे कम कम रियासतें उन देशों में थी। देखिए अपने भारत देश में इतनी ज्यादा रियासतें होने के बावजूद भी उन्हें मिलाकर एक कर दिया गया, ठीक है। और वो किसकी बदौलत हो पाया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। और सारे राज्य नहीं मिल रहे थे, सारे राज्य मिलने को तैयार नहीं थे। जैसे कि यहाँ का एक हैदराबाद था, ठीक है, एक जगह हैदराबाद, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ये भी नहीं मिलने को तैयार था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं, हैदराबाद हैदराबाद को तो किसी तरह करके निपटा दिया गया। क्यों निपटा दिया गया, भैया जी वहां पे क्या एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया था। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर मिलने की तैयारी नहीं था। वो चाहता था कि एक हम अपना अलग देश बनाएंगे, क्योंकि वहाँ के राजा थे हरि सिंह, और वहाँ की जनता थी आधी ज्यादा, मतलब 90% ज्यादातर जनता थी क्या, मुस्लिम, ठीक है। तो वो भारत में, वो कह रहे थे ना तो हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। कौन कह रहा था, तो राजा हरि सिंह कह रहे थे ये चीज, ठीक है। तो भारत वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उधर से हमला कर दिया। हमला करने के बाद क्या किया कि ये वाला हिस्सा छीन लिया। किससे छीन लिया, तो हमारे भारत से, जम्मू कश्मीर से ये वाला हिस्सा छीन लिया। इसी को हम कहते हैं पीओके। क्या कहा जाता है, पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान वालों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम जम्मू कश्मीर या देश बनाने को सोचेंगे तो हमारा घर ही नहीं रहेगा। तो भागते हुए नेहरू जी के पास आए। नेहरू जी के पास आने के बाद उन्होंने कहा कि हम जो है भारत में विलीन होना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके पास भेज दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने कहा कि इन दोनों की उपस्थिति में उन्होंने किस पर साइन किया, विलय पत्र पर साइन किया। विलय पत्र पर साइन करते ही यहाँ से सेना भेजी गई। तब तक लेकिन पाकिस्तान कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर चुका था, तो जिसकी वजह से आज भी उसे हम कहते हैं पीओके। यहीं पर जहां भारत की सीमा रहती है, जो लाइन खींची है हमने, इसी को कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये जो है अनौपचारिक रेखा है, ठीक है, या अनौपचारिक रेखा है। तो आइए अब इसके आगे बात करते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो ये सकरी वगैरह जगह देख रही है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है क्या, देखिए ये है जो जगह दिख रही है ऐसे, ठीक है।
तो ये जो सकरी जगह दिख रही है, तो ऐसे यहाँ से पानी शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर भी पानी जाता है, ये भी पानी जाता है। तो इस सकरी जगह को कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और यहीं पर ये जो पतली जगह, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। और ये जो खाड़ी है, इसे खाड़ी किसे कहते हैं? तो पानी का यानी जल का वह स्थान जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। जल का वह स्थान जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। ठीक है, आइए जानते हैं। खाड़ी जान लिए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो जमीन का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप उसे कहते हैं जो जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप उसे कहते हैं जो जमीन का बड़ा से बड़ा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, आइए जानते हैं। तो हमने क्या कहते हैं जान लिया, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, द्वीप, महाद्वीप, ये सारी चीजें तो हमने जान ली। अब यहाँ पर कुछ है रेखाएं। आइए डिस्प्यूट, विवाद या रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची गई है। पहले बड़ी वाली रेखा के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं डूरंड लाइन। क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन। यहाँ पर क्योंकि ऐसे इस स्थान पे क्या है? अफगानिस्तान है। ठीक है, ऐसे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, उसे कहते हैं डूरंड लाइन। ये डूरंड लाइन कब खींची गई? तो 1893 में खींची गई थी। कब खींची गई थी? यहाँ पे लिख लीजिए, 1893 में कौन सी लाइन खींची गई थी? डूरंड लाइन। डूरंड लाइन ये किसको अलग करती थी? जब ये खींची गई थी तब ये भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाती थी। ठीक है, क्यों? आइए समझते हैं। पहले अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, ये सब जो है किसके हिस्से थे? तो ये सब भारत के हिस्से थे। लेकिन जब ये डूरंड लाइन खींच दी गई, तब ये हिस्सा भारत से अलग हो गया, तब भारत का हिस्सा इतना सिमट कर रह गया। ठीक है, अब जो है फिर एक रेखा खींची गई। कब? 1947 में। कौन सी रेखा खींची गई? तो रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा या लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा खींची गई। ये कब खींची गई? तो 1947 में। तो किसके किसके बीच खींची गई? या भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई। तो इसको खींचने वाले कौन थे? तो सीरियल रेड क्लिफ थे। सीरियल रेड क्लिफ, सीरियल रेड क्लिफ थे। ठीक है, तो इन्होंने ये रेखा खींची थी। कब खींची थी? तो ये खींची थी सन 1947 में। ये भारत के विभाजन के लिए आए थे। ये इंग्लैंड के एक वकील थे, ये भारत के विभाजन के लिए आए थे। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है बोरीवली, बांग्लादेश के पास। बोरीवली से ही केस किया गया था। कहाँ पर? भारत पर। भारत पर बोरीवली से एक केस किया गया था कि भैया जी हम जो है, हमें जो है मतलब अलग जगह भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। तो ठीक है, तो इसलिए इसे इसका विभाजन करने के लिए विदेश से एक वकील आए थे जिनका नाम था सीरियल रेड क्लिफ। इन्होंने भारत का विभाजन सिर्फ 2 दिन में कर दिया। जो बंदा भारत के बारे में जानता नहीं था कि यहाँ पर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितने धर्म हैं, कितने धर्मों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, और कितने तरह के लोग पहनावे पहनते हैं, क्या है, कैसे कैसा रीति रिवाज है, कैसी संस्कृति है, ये सब कुछ न जानते हुए भी उस बंदे ने सिर्फ 2 दिन में भारत का विभाजन करके चला गया था। ठीक है, उसने विभाजन ऐसा किया कि जब वो काटना शुरू किया तो किसी का देश पाकिस्तान में, वो किसी का घर पाकिस्तान में, तो खेत जो है भारत में, ऐसा विभाजन करके चला गया। बड़ा उल्टा सीधा काम करके ये चला गया था। ठीक है, तो इसे इस तरफ वाली रेखा को तो कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा, लेकिन इस तरफ वाली रेखा को, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भारत को जो अलग करता है, इसे कहते हैं जीरो सिंक लाइन। क्या कहा जाता है? जीरो सिंक लाइन। ठीक है, हमने इस रेखा के बारे में जान ली। यहीं पर एक रेखा खींची गई है भारत और क्या कहते हैं चीन के बीच, जिसे कहते हैं मैक मोहन रेखा। ठीक है, तो ये कब खींची गई थी? ये वैसे एक चीज और जान लीजिए, ये भारत और पाकिस्तान में पूरी जगह थोड़ी ना है, सिर्फ एक जगह है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर। कब खींची गई थी? अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर ये रेखा खींची गई थी। यहीं पर एक और है, ये इसे कहते हैं COK। क्या कहा जाता है? COK मतलब कश्मीर चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कि चाइना अधिकृत कश्मीर।
जब भारत का युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, कब? 1962 में। ठीक है, तो जब भारत और चाइना का वार हुआ था, तब ये हिस्सा कश्मीर का ये हिस्सा चाइना वालों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इस रेखा को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। अब हम जानते हैं भारत को कितने 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने? भारत का भौतिक विभाजन कितनी भागों में किया गया? 6। पहले जान लेते हैं। तो पहला आता है उत्तर के पर्वत। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, तो पहले आता है क्या? उत्तर के पर्वत। ठीक है, दूसरा आता है उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान कहाँ है? तो ये वाला हिस्सा जो ये पूरा इसे दिखता है, ये पूरा हिस्सा ये उत्तर के मैदान कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेजर्ट, ये मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर मरुस्थल। फिर चौथा नंबर है यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? पठार, जिसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेथ्यू। और यहीं पर है तटीय क्षेत्र, कोस्टल प्लेट्स। ठीक है, ये इसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। पांचवा है तटीय क्षेत्र। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा हो गया, तो छठवा कहाँ गया? छठवा ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि द्वीप समूह, आइलैंड। छठवा है द्वीप समूह, द्वीप समूह। इसे पेनिनसुलर प्लेथ्यू भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं उत्तर भारत के पर्वत के बारे में, उत्तरी पर्वत के बारे में। ठीक है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे मिटा दें क्योंकि जगह कम है यहाँ पर लिखने के लिए। अब आते हैं भारत के पर्वत, उत्तर के पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा और मिटा दें क्योंकि जगह अभी कम है। नया भारत बना लेंगे हम, नहीं भारत देश नया नहीं बना लेंगे फिर से, बट यहाँ पे नक्शा बना लेंगे नया। ठीक है, गलत नहीं सोचिएगा कि नया भारत ही बना लेंगे। चलिए देखते हैं। हमने ये ऐसे किया, ये अभी थोड़ा सा सूखा नहीं है, ये अब बनाने की कोशिश करते हैं। बस ठीक, ये भारत हो गया। अब भारत के सबसे उत्तर में क्या है? यहाँ पर एक ग्रंथि स्थित है, पठार, जिसे हम कहते हैं पामीर ग्रंथि। इसका नाम क्या है? पामीर ग्रंथि, पामीर ग्रंथि। यहीं से एक चला जाता है कुनलुन पर्वत। कौन सा? कुनलुन पर्वत। ये कहाँ चला जाता है? तो ये चीन में चला जाता है। ठीक है, यहीं से एक चला जाता है हिंदुकुश पर्वत। कौन सा? हिंदकुश पर्वत। ये कहाँ जाता है? तो अफगानिस्तान में चला जाता है।
यहीं से एक चला जाता है टूटा फूटा सुलेमान पर्वत, क्या सुलेमान पर्वत, ये चला जाता है पाकिस्तान में। यहीं से कुछ इसकी श्रेणियां निकलती हैं क्या, जिसे कहते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये चला आता है भारत में, इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। हिमालय पर्वत को या उत्तर के पर्वत को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ट्रांस हिमालय और एक हिमालय पर्वत। हिमालय, ट्रांस हिमालय किसका भाग है, तो पामीर ग्रंथि का भाग है। पामीर ग्रंथि का भाग है तो यह हिमालय पर्वत से पुराना पर्वत है, ठीक है। यह हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत दोनों अलग अलग है। ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इसे एक नहीं कहिए, क्योंकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बाद में हुई है, ट्रांस हिमालय की पर्वत की उत्पत्ति बहुत पहले हो चुकी थी। ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं। श्रेणियां किसे कहते हैं, पर्वत तो पहाड़ी है, ये समझ लेते हैं पहले किसे कहते हैं। देखिए, पर्वत उसे कहते हैं जिसकी नीचे से चोटी, जो जिसकी जो नीचे चौड़े और ऊपर से जिनकी चोटी होती है, वो पर्वत या पहाड़ी कहलाते हैं, ठीक है। यहीं पर अगर पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है, तो जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी वो क्या कहलाएंगे, वो पर्वत कहलाएंगे। और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी वो क्या कहलाएगी, वो पहाड़ी कहलाएगी, ठीक है। तो और पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, तो पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं जब कई पर्वत एक साथ हो जाएं ऐसे, ठीक है, तो वो एक श्रेणी का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पहाड़ की तरह दिखने लगता है, मतलब एक श्रेणी हो गई, तो इसे ही पर्वत श्रेणी कहते हैं, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि उत्तर के पर्वत में जो 2 भागों में बांटा गया है, उसमें से पहले भाग को ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, तो आ जाती हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम भारत में आता है, तो काराकोरम जब भारत में आता है तो इसमें से एक श्रेणी आती है इसकी। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है क्या, K2, जिसे कहते हैं गाडविन आस्टिन 8811 मीटर, 8611 मीटर, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर आती है, भारत में। भारत के कौन स्थान पर आती है, तो POK, मैंने अभी बताया ना POK क्या है, तो POK ये भारत का है। क्यों भारत का क्यों है, तो आप कहो कि हाँ इसे तो छीन लिया गया, तो भारत का कैसे है, तो भारत का ऐसे है क्योंकि विलय पत्र पर जब साइन किया गया था उस समय ये जमीन किसकी थी, तो उस समय ये जमीन थी भारत की, मतलब राजा हरि सिंह की। तो राजा हरि सिंह की जब जमीन थी, उन्होंने विलय पत्र पर साइन किया, तो उसने उन्होंने भारत में कश्मीर को किस में मिलाया था, जम्मू कश्मीर में, तो भारत में मिलाया था। तो भारत में मिला देने से वो जम्मू कश्मीर की पूरी जमीन, चाहे वो कोई कब्जा किया हो या ना किया हो, वो जमीन किसकी हो जाती है, तो पूरी जमीन भारत की हो जाती है। यानी कि वो पूरा वो हिस्सा किसका है, भारत का है, लेकिन उस पर अभी विवाद है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि इसमें एक चोटी, एक श्रेणी आती है जिसे कहते हैं हिमनद, जिसे कहते हैं हम सियाचिन। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा क्या कहते हैं, बैटल ग्राउंड है या बैटल फील्ड है, ठीक है। तो इसे जो है छीना गया था, किससे, पाकिस्तान से भारत ने छीना था। और कौन सा ऑपरेशन चलाकर, तो ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाकिस्तान से भारत ने छीन लिया था, ठीक है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। उसके बाद आती है दूसरी श्रेणी लद्दाख, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांस हिमालय, क्या, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है कैलाश, ठीक है। तो हमने काराकोरम की बात कर ली। लद्दाख पर आते हैं। लद्दाख यह भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, इसे भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस यहीं पर लद्दाख और जास्कर के बीच में मध्य या बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, मतलब सिंधु नदी बहती है, ठीक है। और यहीं पर एक क्या कहते हैं, सिंधु नदी के दाएं तट पर एक लेह शहर स्थित है, लेह जगह स्थित है, ठीक है। यह लेह, यहाँ पर भारत की सबसे कम मिनिमम वर्षा होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है किस स्थान पर आता है, ये पहाड़ों की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये देखिए, इधर काराकोरम, इधर लद्दाख, इधर कैलाश पड़ जाता है। कैलाश भारत में नहीं आता है, ठीक है। जास्कर को ट्रांस हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक द्रास है, द्रास जगह है जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने सीख लिया, क्या समझ लिया, ट्रांस हिमालय। अब हम आ जाते हैं हिमालय पर्वत पर, क्या, हिमालय पर्वत। ट्रांस हिमालय, हिमालय पर हिमालय की कितनी श्रेणियां आती हैं, तो एक आता है महान हिमालय, इसकी 3 श्रेणियां आती हैं। दूसरा आता है लघु, तीसरा आता है शिवालिक, ठीक, शिवालिक, ठीक है। तो ये जो महान हिमालय है इसे बृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री का मतलब होता है हिम प्लस आद्री,
यानी कि हिम का मतलब होता है बर्फ, आद्री से ढका हुआ, आद्री का मतलब ढका हुआ। यह साल के 12 महीना बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आते हैं हम और इसमें बात कर लेते हैं। विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब इसी में आती है, यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति दो प्लेटों के आपस में टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है। जहां पर आज हिमालय पर्वत है, यहीं पर कभी टैथिस सागर लहराया करता था, मतलब यहाँ पर कभी टैथिस सागर था, तो इसे ऐसे कह देते हैं कि टैथिस भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ है। और इसके बारे में आज थोड़ा जानते हैं। जब दो चट्टाने, पहले क्या था कि हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व में जमीन जमीन एक स्थान पर थी। ठीक है, जमीन जमीन एक स्थान पर थी और ये पानी पानी एक स्थान पर था। जो जमीन जमीन एक स्थान पर थी तो उसे क्या कहा गया, उसे पैंजिया महाद्वीप कहा गया, जमीन वाले भाग को। ऐसी जमीन को ही हम प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, प्लेट या चट्टाने कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पानी वाला भाग है इसी को पैंथलासा महासागर कहा गया। क्या कहा गया, इस पानी वाले भाग को पैंथलासा महासागर कहा गया। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के बहुत अंदर जो है क्या लावा या मैग्मा भरा है, जो तैर रहा है। ठीक है, तो इसी लावा और मैग्मा के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण ये जो है चट्टाने दो भागों में टूट गई, जिसका ऊपरी भाग बना क्या, लॉरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड, और जिसका निचला भाग बना क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक है, यह दो भागों में टूट गई। ठीक, तो ऊपर वाला भाग लॉरेंसिया, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के बीच एक टैथिस सागर बन गया। क्या बन गया, टैथिस सागर। उस पानी वाले भाग को क्या कहा गया, फिर टैथिस सागर कहा गया। ये चट्टाने यहीं पर टूटना मतलब शांत नहीं हुई, ये और टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी। ऐसे टूटते टूटते क्या हुआ कि भारत एक बार टूटा। जब भारत टूटा, भारत किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, कहां से कहां तक, तो भारत के ये वाला हिस्सा यहां से लेकर ऐसे, ये सब पूरा क्या था, गोंडवाना लैंड का भाग था। तो आइए समझ लेते हैं कैसे था। तो जब ये चट्टाने टूटती रही टूटती रही टूटती रही, तो इसमें से कुछ चट्टाने ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर चली गई। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया ये, तो कुछ चट्टाने उत्तर की ओर चली गई, कुछ चट्टाने दक्षिण की ओर चली गई। तो जिसमें से जो भारत जो है वो किसका भाग था, तो वो था दक्षिण यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग था, ये नीचे की ओर चला जा रहा था। लेकिन यहीं पर था यूरेशिया, ग्रीनलैंड और भी कुछ चीजें टूटी। ठीक है, तो वो क्या हो गए, वो ऊपर की ओर चले गए, जो और टूटे वो नीचे की ओर चले गए। तो जब ये नीचे वाला हमारा भारत था, ये भारत क्या हुआ कि टूटते टूटते ये मतलब किसी तरह धीरे 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 एक दिन जाकर के आपस में किससे टकराया, इधर मान लीजिए ये क्या है, कौन सा भाग है, ये है एशिया, जिसे कहते हैं यूरेशिया, और ये भारत जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो भारत इससे टकराया, जब ये भारत इससे टकराया तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, जब ये ऐसा बन गया तो क्या हुआ कि जब यहाँ पे पहले तो पानी भरा था, जब टकराया नहीं ऐसे, इसके बीच में पानी भरा है। तो इस पानी वाले भाग में कैसे पानी भरा है, तो ये जो है, जो प्लेट है, जो भारत है, इस भारत के ऊपर बहुत सारी नदियां बह रही थी। तो नदियां अपने साथ बहुत सारे अवसाद ले जाती थी। अवसाद क्या करती थी, इसी तलहटी पर जमा करती रही। तो एक दिन में कोई जमा नहीं की, बहुत दिन तक जमा करती रही, धीरे 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 जमा करती रही करती रही करती रही करती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि यहाँ यूरेशिया से भी जमा हो रहे थे और इधर से भी जमा हो रहे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन आया और आपस में चट्टानें टकरा गई, जिसकी वजह से जितने भी अवसाद थे, जितने भी मलबा था, वो पूरा उठ करके बाहर आ गया, वो उठ गया। तो इसे ही वलित पर्वत भी कहा जाता है, वलित या मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो इधर ही हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, यहाँ पे लिख लीजिए, पश्चिम में नंगा पर्वत से, ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में पूर्वी कौन सा भाग है, तो ये पूर्वी भाग है। अरुणाचल पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तक फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो लंबाई की अगर बात की जाए तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। यहीं पे बात करी जाए अगर इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर की तरफ जो है 500 मीटर है, 500 किलोमीटर है। और इधर जो है, इधर पूर्व की तरफ यानी पश्चिम की तरफ तो 500 किलोमीटर है, और पूर्व की तरफ ये थोड़ा सा चपटा होता जाता है। तो इसकी लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई है, तो ये 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। कहीं कहीं 400 किलोमीटर भी लिखा रहता है, याद रखिएगा ये वाला भाग 500 वाला। ठीक, तो एक ही हो गया। अब इसमें बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी, औसत माना जाता है, तो औसत कितनी है, 6000 मीटर। क्यों,
नहीं तो आप कहोगे कि हाँ सर जब हिमालय पर्वत इसी में है तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई तो खुद ही 8,848 मीटर है। तो देखिए कुछ चोटियां ऊंची है ना, तो इसलिए हम एक औसत मान लेते हैं, यानी कि लगभग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, हिमालय पर्वत की कुछ चोटियों के बारे में। ठीक है, हिमालय पर्वत में अगर बात करें कि भारत में स्थित पूर्णतया पूर्ण रूप से भारत में स्थित कौन सी चोटी आती है, तो आप बहुत लोग कहेंगे कि अगर वो नहीं आती है तो फिर कोई और आती होगी। तो नहीं, ना हिमालय पर्वत में, ना माउंट एवरेस्ट भारत में आती है, ना केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत में आती है। भारत में आती है लेकिन पूर्णतः भारत में वो स्थित नहीं है। तो एक है नंदा देवी, उत्तराखंड, ये भारत में आती है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं महान हिमालय की, तो बात कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय का अपर्दन हो गया है, ये कई श्रेणियों में टूट गया है। ठीक है, इसकी पहली श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, दूसरी श्रेणी का नाम है धौलाधर, तीसरी श्रेणी का नाम है मसूरी, चौथी श्रेणी का नाम है महाभारत। क्या है, महाभारत। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। यहाँ पे लिख लीजिए लघु हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय कितनी श्रेणियां हैं, तो 4 श्रेणियां हैं। पहला है पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर, तीसरा है मसूरी, चौथा है महाभारत, ठीक है, ये 4 श्रेणियां आती हैं। उसके बाद इसका अपर्दन हो गया, एक इसकी नदियों ने इसको तोड़ दिया है जगह जगह से। ठीक है, तो इसका अपर्दन हो गया। और एक आता है फिर इसके बाद शिवालिक। शिवालिक अभी बच्चा है समझ लीजिए, तो वो बहुत छोटा है। ठीक है, नदियां जो है सबसे ज्यादा अपर्दन किसका करती हैं, तो शिवालिक का करती हैं। किसका, शिवालिक का। ठीक है, शिवालिक के बाद अब हम आ जाते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ी में यहाँ पर देखिए, ये जो हिमालय पर्वत है सिर्फ यहीं तक नहीं रुका रहता। हिमालय पर्वत ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, यहाँ से घूम जाता है, और ये आता है यहाँ नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। ये क्या हुआ, कुछ चोटियां जो इसकी दिखाई देती हैं, ठीक है, पठार या पर्वत जो दिखाई देते हैं उसी को हम द्वीप मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जिसके चारों ओर मतलब कि चारों ओर से पानी भरा रहता है। ठीक है, जैसे ये कोई मिट्टी का कोई स्थान है, ठीक है, इसके चारों ओर ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, द्वीप समूह कहलाएगा। यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, वह जमीन का वह छोटा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी भरा हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप समूह कहलाता है। और एक चीज, जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, क्या कहेंगे, जैसे ये जमीन का टुकड़ा है, ये और ये जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, इसके नीचे से बीच से पानी बह रहा है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जल संधि या जल डमरू मध्य, या जल संधि या चैनल कहेंगे। क्या कहेंगे, चैनल। इसे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि मतलब जो 2 जमीन के टुकड़ों को अलग करता हो तथा 2 पानी के हिस्से को क्या हो, एक करता हो, वो क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है, यानी कि चैनल कहलाता है। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान को जो है निकोबार से जो अलग करता है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा, जो अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है उसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। तो यहाँ ये ऐसे लौट जाता है, यहाँ कहाँ तक चलाता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये किसका हिस्सा है, तो ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदानों का निर्माण कैसे होता है, तो उत्तर के मैदानों का निर्माण प्रायः सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा इनका क्या हुआ है, इनका उत्पादन, मतलब कि इनका उत्पाद हुआ है या इनका निर्माण हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। उत्पाद का मतलब होता है कोई चीज बनाई गई हो, यहाँ पे हम तो बना नहीं रहे हैं, ये खुद बन रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है, यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है, तो क्या करते हैं कि जब नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से कहीं से या कहीं कहीं से निकल, उत्तराखंड से कहीं से भी निकलती हैं। जब निकलती हैं तो वो बहुत सारे अपने साथ अवसाद लाती हैं। अवसाद क्या करती हैं, वो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, हम जानते हैं कि शिवालिक का सबसे ज्यादा अपर्दन करती हैं क्या, नदियां। ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, तो नदी जब यहाँ से निकलेगी, जब ऊपर से निकलेगी तो वो क्या करेगी, बहुत सारे अपने साथ पत्थर अवसाद लेकर चलती है। अवसाद क्या करती है, वो ले आकर के इसी की तलहटी पे जमा कर देती है। तो ये जो तलहटी पर यहाँ पे जो अवसाद जमा होते हैं इसे कहते हैं भावर। ठीक है, क्या कहा जाता है, भावर।
जब यहाँ पर अवसाद ढेर सारे पत्थर वगैरह जमा हो जाते हैं तो नदियाँ जो है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं, दिखना कम हो जाती हैं। तो जब इससे पानी थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो स्थान क्या कहलाता है, जहाँ पे नदियाँ दिखने लगती हैं फिर से, तो वो स्थान कहलाता है तराई। क्या कहलाता है? तराई। और तराई, इसी जानते हो नदियों में क्या पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, मृदा वगैरह बहुत ज्यादा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो इसी मिट्टियों से क्या होता है, इन मैदानों का निर्माण होता है। देखिए नदी दो प्रकार की होती है। कैसे? एक होती है बड़ी नदी, एक होती है लंबी नदी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये नदी ऐसे जा रही है तो ये हो गई लंबी नदी। इसको बड़ी नदी कैसे कहेंगे? अब इसी नदी में बहुत सारी क्या कहते हैं शाखाएं आके जुड़ गई छोटी छोटी नदियों की, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बहुत सारी नदियां क्या कहते हैं जुड़ गई। क्या जुड़ गई? तो बहुत सारे छोटी छोटी नदियां आकर के इसी नदी में जुड़ गई। तो इसका जो है अपवाह क्षेत्र क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो इसे कहेंगे बड़ी नदी। ठीक है। लंबी नदी उसे कहते हैं जो सीधी जाती है, उसका अपवाह क्षेत्र बड़ा नहीं होता, तो वो लंबी नदी कहलाएगी। जैसे लंबी नदी में आती है नील नदी, लेकिन बड़ी नदी में क्या आती है? तो अमेजोन नदी। ठीक है, विश्व की। चलिए अब हम बात करते हैं, और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। ठीक है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में बहुत कम लेकिन बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है। बहुत कम समय के लिए आती है, ज्यादा नहीं बहती ज्यादा स्थानों से, लेकिन बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। इसे दिहांग भी कहा जाता है, इसी को जमुना भी कहा जाता है। ठीक है, जमुना कहा जाता है, तो जमुना इसे कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि जब हमने क्या जाना था, भावर, उसके बाद जब नदियां आगे बढ़ती हैं तराई, तराई वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तराई वाले क्षेत्र में, जो तराई वाला मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि वहां पे नमी ज्यादा पाई जाती है। नमी पाई जाती है तो वहां पे गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। और इसी के बाद जब नदियां इससे आगे बढ़ती हैं, जब बरसात के मौसम में क्या देखते हैं कि हम पानी जो है बहुत ज्यादा भर जाता है, चारों तरफ से पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तो उस पानी वाले स्थान को क्या कहा जाता है? जब ये नदियां अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, बहुत दूर तक अपना फैलाव बढ़ा देती है, पहले यहाँ तक थी अब फैला दी दूर तक अपना हाथ, तो इस फैलाए वाले हाथ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। उसके बाद आता है जहाँ पर नदियों का पानी चढ़ नहीं पाता, जमीन जो थोड़ी ऊंची हो जाती है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं हम? बावर। ठीक है। इसे इसे याद करने की एक ट्रिक है, क्या है? भार खाबा, यहाँ से याद कर लीजिए, भार खाबा। ठीक है, भा से हो गया भावर, ता से तराई, खा से खादर, बा से बांगर, यह भांगर। ठीक है, तो ये एकदम आसान ट्रिक है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। इससे नदियों का भी, नदियों क्या हो जाता है? तो नदियों का इससे निर्माण होता है। नदियों का किससे? तो ये नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो नदियां करती हैं उत्तरी मैदान का निर्माण। अब हम बात करते हैं डेजर्ट का, यानी कि मरुस्थल। जिस स्थान पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है तथा बालू या रेत पाई जाती है, वहां पर उन स्थानों क्या कहा जाता है? रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान और राजस्थान अलग अलग हैं, आप एक नहीं समझिएगा इनको, नहीं तो आप कहिए कि रेगिस्तान और राजस्थान एक ही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, राजस्थान एक स्थान का नाम है और रेगिस्तान कोई एक जगह है। ठीक है, चलिए, जहाँ पर बालू वगैरह पाई जाती है। अब हम एक बात कर लेते हैं रेगिस्तान और राजस्थान। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं, रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का जो अपने भारत में जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है मोस्टली, मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण रूप से ये भारत के गुजरात से लेकर के राजस्थान के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब ये राजस्थान के जो क्या कहते हैं, जो इस स्थान में फैला हुआ है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान को कहा जाता है थार का रेगिस्तान। ये इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो जहाँ पर वर्षा कम होती है तथा वनस्पति का अभाव पाया जाता है तथा बालू जहाँ मिलती है, वहां पर क्या होता है? रेगिस्तान पाया जाता है। यहाँ पर थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। यहाँ पर तापांतर देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर, तापमान में अंतर। तो ये जो तापांतर है, जो जैसे दिन के समय में क्या होता है कि ये तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन रात के समय में तापमान बहुत ठंडा हो जाता है, -डिग्री में चला जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है तापांतर। अब आते हैं हम, यहीं पर है
इसकी तो बात कर ली हमने। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे है क्या कहते हैं लोएस, या क्या कहते हैं लोएस या छत्रक शैल, या आइए इसे बात कर लेते हैं। इसे क्या ये है, कैसा कैसे दिखाई देता है। देखिए जब जब हवाएं विंड जब हवाएं जब हवाएं कहीं दूर की रेत को उड़ा करके ले जा करके ऐसे अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार जब हवाएं ऐसे अर्धचंद्राकार जो है एक रेत जमा कर दे ले जा करके, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है बालू टिब्बा। क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा। इस स्थान को क्या कहा जाता है, बालू टिब्बा, या फिर बरखान भी कह सकते हैं। क्या कहा जाता है, बरखान। और यहीं पर जब हवाएं ऐसा निर्माण कर दें, यानी कि हवाएं जो नीचे से हिस्से को, नीचे से बालू को काट कर लेकर चली जाए और ऊपर छतरी नुमा बन जाए, तो इसे मशरूम रॉक या छत्रक शैल भी कहा जाता है। ठीक है। और यहीं पर बात करें हम लोएस की, तो लोएस जब बालू को हवाएं जो है बहुत बड़े आकार में ले जाकर के बिछा दें या जमा कर दें, तो उसे लोएस कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लोएस का पठार कहाँ पर है, तो चीन में है। कहाँ पर, चीन में। अब आइए हम बात करते हैं अरावली पर्वत की। ठीक है। अरावली पर्वत यह भारत का सबसे पुराना पर्वत है। यह जो है हिमालय पर्वत से भी पुराना है। ठीक है। क्योंकि यह गोंडवाना लैंड का भाग है, तो यह पुराना है, यह बूढ़ा हो चुका है, इसका पर्दन हो गया है। ठीक है। तो ये अरावली पर्वत है, यहाँ पे देखिए ऐसे अरावली पर्वत है। ये दिल्ली के मजनू के टीला तक जाता है। कहाँ तक जाता है, तो दिल्ली के मजनू के टीला तक जाता है, राष्ट्रपति भवन तक जाता है। ठीक है। अब आइए वे जानते हैं, तो इसी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या कहा जाता है इसे, गुरु शिखर। ठीक है। तो अब यही बात कर लेते हैं, अगर हम अरावली पर्वत के बाद आता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत यहाँ पर ऐसे बीच में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ज्यादा आता है। ठीक है, मुख्य रूप से ज्यादा आता है। और देखिए इसी क्या कहते हैं अरावली पर्वत पर एक माउंट अबू की पहाड़ी है। माउंट अबू की पहाड़ी पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो बहुत फेमस है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। अब आते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत में एक है कुलमार या सद्भावना शिखर। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सद्भावना शिखर सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर आता है एक क्या कहते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार किसके लिए जाना जाता है, हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आइए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नहीं, पहला हो गया हमने पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ रहे हैं। क्या, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि हमने इसे पढ़ रखा है, बस रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए बस आपको ध्यान में आ जाए, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है क्या है, इसमें हमने अरावली को देखा, विंध्य पर्वत को देख लिया, मालवा का पठार देखते हैं। मालवा का पठार में क्या आ जाता है कि जो क्या कहते हैं, जहां पर ऐसे समझिए कि इसे हम ऐसे बता सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे फैला हुआ है ये। ठीक है, इस तरफ से जो ये फैला हुआ है, इसी से निकलती है हिंडस, सिंध, बेतवा, केन। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो है, और एक चीज जान लीजिए, जो विंध्य पर्वत है, मध्य प्रदेश का जो विंध्य पर्वत है, ये भारत का विभाजन भी करता है। ये भारत का विभाजन लड़ाई के तौर तरीके से नहीं करता, ये इस तरीके से करता है कि इसके ऊपरी भाग को उत्तर का भारत और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी भारत माना जाता है। इसे कहते हैं साउथ इंडिया। किसे कहते हैं, साउथ इंडिया। ये भारत की नदियों का विभाजन करता है। इसके ऊपर वाली नदियों को क्या कहते हैं, उत्तर भारत की नदियां। ये किसकी ओर बहती हैं, तो ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, और इसी की नीचे वाली नदियों कहा जाता है दक्षिण भारत की नदियां। ठीक है, तो यहीं से एक निकलती है क्या कहते हैं, मालवा के पठार से। मालवा के पठार से निकलती हैं हिंडस, सिंध, बेतवा, केन। यही इसका उद्गम स्थान है ये। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, ये कहाँ जाती हैं, यमुना में जाके मिल जाती हैं। यमुना गंगा में जाके मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है, तो गंगा के प्रयागराज वाले स्थान पर ये जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। क्या, नेम डाल दीजिए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, ये इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है भारत का। रूर प्रदेश, रूर प्रदेश या म्यूजियम भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहा और कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे जर्मनी के एक रूर स्थान से इसकी तुलना की जाती है, क्योंकि उस रूर स्थान में क्या लोहा और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है क्या, पारसनाथ। पारसनाथ।
पारसनाथ ये कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। ठीक है। और यहीं पर ये जो है एक नदी है दामोदर नदी, जो कहाँ पर बहती है? भंस घाटी में बहती है। ये इसको दो भागों में बांट देती है। ठीक है, इसको क्या करती है? दो भागों में बांट देती है छोटा नागपुर पठार को, जिसे कहते हैं एक रांची का पठार और दूसरा कहते हैं हजारीबाग का पठार। लिख लीजिए पहला नंबर रांची, रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार, ठीक है, ये है। और यहीं से हम इसी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत, वहीं पर जो है बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, ये सारी चीज तो हम वैसे भी कवर कर चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पर है ये क्या मतलब? इसका मतलब है पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। पहली तो कौन होगी? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है और ये 1600 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत के 6 राज्यों में आती है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें भारत के क्या कहते हैं, जो ये कहाँ से निकलती है? तो ये गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी एक ठो। नीलगिरी की पहाड़ी को नीलगिरी की पहाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक कोपली नामक क्या कहते हैं फूल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब ये खिलते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है नीली नीली हो जाती है पूरी पहाड़ी, इसलिए इसे नीलगिरी की पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत लंबी पहाड़ी है। ठीक है, तो इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर एक है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी का काम क्या है? ये यहाँ पर देखिए ऐसे एक और समझ लीजिए, ये है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, तो पूर्वी घाट पर्वत को नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत से जोड़ने का कार्य करती है, इसे कहा जाता है क्या? नीलगिरी की पहाड़ी। इधर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, पूर्वी घाट पर्वत। और ये टूटा फूटा है, इसका नदियों ने अपरदन कर दिया है। और यहीं पर बीच वाले हिस्से में बहता है दक्कन का पठार। क्या कहेंगे? दक्कन का पठार। यह त्रिभुजाकार है, इसका या गोंडवाना लैंड का भाग है। पठार का मतलब होता है, देखिए, जब जमीन नीचे से जमीन थोड़ी सी उठी हुई हो और ऊपर से समतल हो, इसके कई कोने हो सकते हैं। ठीक है, इसे 300 मीटर की ऊंची दूरी से देखा भी जा सकता है। ये ऐसे पठार हो सकते हैं जिसकी कोई चोटी ना हो, बस। ठीक है, ये पठार हो सकते हैं सब। ठीक, तो ये पठार क्या होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी से निकल फूटने वाले लावा से इसका निर्माण होता है। इसमें से निकलती है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें। जब ये टूटती हैं तो ये काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी से बनती है, जब ये टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इन्हीं निर्माण से क्या बनता है? इसमें पाया जाता है कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके सिर्फ यही नहीं कपास की खेती होती है, यहाँ पे दलहन, तिलहन और कपास, बाजरा, ये सारी चीजें खेती बहुत अच्छी की जाती है। ठीक है, और यहीं भी बात कर लेते हैं हम द्वीप समूह की। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, तो थोड़ा जान लीजिए। इस तरफ वाला हिस्सा कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इस तरफ वाला कहलाता है मालदीव समूह, नहीं लक्षद्वीप समूह। ठीक है, मालदीव दूसरा देश है। चलिए, तो मिलते हैं अगले से वीडियो में। तब तक के लिए फिर से नमस्कार और मुस्कुराते रहिए। ठीक है।